नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। वैसे तो हर महीने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स रिलीज होते हैं। कुछ सेक्टोरल होते हैं, कुछ थीमैटिक होते हैं, कुछ बेंचमार्क के ऊपर होते हैं, कुछ इंडेक्स फंड्स होते हैं। पर नवंबर के महीने में दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स आए जो कि इन सबसे डिफरेंट थे। पहला श्री राम का श्री राम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड और दूसरा एसबीआई का एसबीआई क्वांट फंड। क्यों डिफरेंट थे ये? देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड होता है वो दो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। या तो वो फंड मैनेजर की बात मान रहा होता है, जैसा उसका फंड मैनेजर सोच रहा होता है वो म्यूचुअल फंड वैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है। या फिर दूसरा वो इंडेक्स फंड होता है जिसमें कि वो एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है। जैसे जैसे इंडेक्स चेंज होता है हर 6 महीने में, वैसे वैसे वो म्यूचुअल फंड भी अपने आप को चेंज करता है। पर यहां पे जो दो म्यूचुअल फंड हैं, श्रीराम के और एसबीआई के, ये डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि ये क्वांट मॉडल पे चल रहे हैं। क्वांट का मतलब क्वांटिटेटिव मॉडल को यूज कर रहे हैं। क्या है ये क्वांटिटेटिव मॉडल? क्या समझ में आता है इससे, और क्यों ये इनको अलग बनाएगा नॉर्मल म्यूचुअल फंड से? आज के स्टूडियो में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले समझेंगे क्वांट फंड्स क्या होते हैं, उसके बाद जाएंगे एसबीआई क्वांट फंड को समझेंगे, श्रीराम मल्टी सेक्टर फंड को समझेंगे, उसके बाद उनको कंपेयर करेंगे और फाइनल एक आउटकम बनाएंगे जिसमें कि समझेंगे कि क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या अच्छाइयां हैं इन म्यूचुअल फंड्स में, और उसमें हमको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का वीडियो। क्वांट फंड्स या क्वांटिटेटिव फंड्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जहां पे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। ये बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट का तरीका है। देखिए, इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो एक इंडेक्स को फॉलो करें। जैसे जैसे उस इंडेक्स में जो जो कंपनियां हैं उसमें उतना ही परसेंट वो इन्वेस्ट करे। या दूसरा हो सकता है कि वो फंड मैनेजर के थ्रू रन करे, जहां पे कि फंड मैनेजर के अपने हिसाब से, अपनी सोच से वो इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करे और जो म्यूचुअल फंड है वहां इन्वेस्ट करे। क्वांट फंड्स डिफरेंट होते हैं। क्वांट फंड्स का मतलब होता है कि ये अपने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज करेगा और फिर वहां पे आइडेंटिफाई करेगा कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्वांटिटिव एनालिसिस क्या होती है? तो क्वांटिटिव एनालिसिस बेसिकली मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए और रिसर्च के लिए, ताकि जान सकें कि बिहेवियर क्या है। यानी खूब सारा डेटा, खूब सारी इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, उसको कहते हैं क्वांटिटिव एनालिसिस। अब कुछ की एस्पेक्ट्स क्वांटिटिव एनालिसिस में। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो क्वांटिटिव एनालिसिस होता है उसमें बहुत सारा डेटा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारा डेटा एग्जामिन किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड्स और रिलेशनशिप। वहां से ट्रेंड और रिलेशनशिप को यूज करके प्रिडिक्टिव मॉडल जनरेट किया जाता है और वहां से फोरकास्टिंग की जाती है। सेकंड है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एल्गोरिथम क्या होता है कि एल्गोरिथम बनाया जाता है बेस्ड अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स यूज करते हुए, जैसे टाइमिंग, प्राइस मूवमेंट, लिक्विडिटी चेंज या दूसरे मार्केट सिग्नल को यूज करते हुए एक एल्गोरिथम बनाया जाता है। और वो एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करता है और उसके ऊपर अपनी राय देता है। रिस्क मॉडलिंग। जैसा कि हम जानते हैं हर एक ट्रेड में, हर एक बिजनेस मॉडल में एक रिस्क होता है। तो यहाँ पे क्वांटिटिव एनालिसिस रिस्क मॉडलिंग को भी देखता है। वो मेजर करता है और रिस्क मॉडलिंग जैसे कि वैल्यू एट रिस्क मॉडल हो गया, या सिनारियो एनालिसिस हो गया, या स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया। तो यहाँ पे जो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होगा वो रिस्क मॉडलिंग करेगा और हर मॉडल जो आप बनाएंगे कि अच्छा ये वाला अगर हम मॉडल
बनाते हैं म्यूचुअल फंड का, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो आपको सारे रिस्क पहले ही बता देगा कि कौन-कौन से रिस्क आएँगे। डेरिवेटिव प्राइसिंग डेरिवेटिव प्राइसिंग का मतलब होता है वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू को डिराइव किया जाता है दूसरे अंडरलाइनिंग एसेट से, जैसे स्टॉक से या बॉन्ड से। डेरिवेटिव प्राइसिंग इन्वॉल्व करता है मैथमेटिकल मॉडल्स, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज किया जाता है और फिर वहाँ पे प्राइसिंग बताई जाती है। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और वहां से पोर्टफोलियो को एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है। ओवरऑल गोल क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का? तो ये है कि डेटा, मैथ्स, साइंस, सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना, जिसमें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगेगी जो बताएगा कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। एल्गोरिथम्स में हम बताएंगे कि उनको किस किस फैक्टर के ऊपर चलना है। वो बताएगा कि इस मॉडल को यूज करने से आपका रिस्क कैसा हो सकता है। फ्यूचर की प्रिडिक्टिंग करेगा और फिर एक फाइनल ऑप्टिमाइजेशन, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन जनरेट करेगा। अब यहाँ पे थोड़े से रिस्क भी हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। सबसे पहला डेटा डिपेंडेंसी। जो ये पूरा प्रोग्राम होगा वो खूब सारे डेटा के ऊपर बेस्ड होगा। पिछले कई साल का, हर महीने का, हर दिन का, हर घंटे का, हर मिनट का डेटा इसके अंदर फीड किया जाएगा। अगर कहीं भी कोई डेटा खराब हुआ तो फिर जो आपका आउटपुट है वो खराब हो जाएगा। जैसे कि एक फ्रेज है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर डेटा सही अंदर नहीं गया तो डेटा जो बाहर आएगा वो भी खराब आएगा। दूसरा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्रामर, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिशियंस बैठते हैं, बैठ के इस प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और फिर उसको बनाते हैं। जो सब्जेक्टिविटी है उसको मिस करेगा। बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डेटा के ऊपर काम करना। अब वहां पे ये मैनेजमेंट क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन या ऐसे कई फैक्टर्स को मिस करेगा जो कि जनरली एक फंड मैनेजर देख के इन्वेस्ट करता है। assumption बेस्ड मॉडलिंग, कई जो क्वांटिटेटिव मॉडल्स होते हैं वो assumptions के ऊपर बनाए जाते हैं, जो हो सकता है ऐसा हो कि रियल वर्ल्ड में ट्रू ना हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल डेटा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर चलता है। जैसे जैसे हिस्ट्री में काम हुआ है वैसे वैसे वो डेटा एनालाइज करेगा और वो डेटा बनाएगा। पर जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अब क्वांट फंड्स क्या होते हैं? तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मैथ्स, साइंस सबको इस्तेमाल करते हुए अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर वहां से एक प्रिडिक्शन देते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन फंड्स काम कैसे करता है? तो कौन फंड, जैसे हमने देखा, कौन फंड्स एक एल्गोरिथम पे काम करता है। वो एल्गोरिथम जो होता है उसमें कुछ इनपुट दिया जाता है और उसके बेसिस पे एक आउटपुट निकलता है। जो फंड मैनेजर होता है उसका बस इतना ही काम होता है कि वहां पे जो फंड मैनेजर है वो उस डिसीजन को एज इट इज एग्जीक्यूट कर दे। यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। बहुत ज्यादा खर्चा लगता है इस पूरे क्वांट फंड को बनाने में, क्वांट एनालिसिस को करने में। अब क्वांट फंड जो होते हैं वो कई अवतार्स में आते हैं, यानी कई वर्जन्स हो सकते हैं इसमें, जिसमें कि बेस्ड ऑन वैल्यू रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेक्टर इंडिकेटर्स, ऐसे बहुत सारे रेशियोज हो सकते हैं जिसमें कि क्वांट फंड चले। कौन फंड जो बनते हैं वो सिंगल पैरामीटर भी बन सकते हैं और मल्टी पैरामीटर्स भी बन सकते हैं। सिंगल पैरामीटर जैसे आपने सिर्फ एक पैरामीटर उठाया, प्राइस टू अर्निंग, या फिर ऐसा पैरामीटर उठाया जैसे रिटर्न टू इक्विटी, तो वहां पे वो बता देगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि प्राइस टू अर्निंग के ऊपर कैसे चल रही है। और वहीं जो कौन फंड्स होते हैं वो मल्टी पैरामीटर पे भी चल सकते हैं। अब इनको बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहला स्टेप जो होता है, उसमें जो भी नेसेसरी डेटा है, उसको इसके अंदर इनपुट करिए। जैसे मार्केट डेटा, जिसमें इंक्लूड करता है रूल्स, कंपनी का डेटा,
उसको डालिए, मार्केट डेटा जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इसको डालिए, साथ में कंपनी का डेटा डालिए, यानी 2 डेटा डालना पड़ेगा। एक मार्केट के डेटा जिसमें इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ग्रोथ रेट ये डालिए, उसके बाद कंपनी का डेटा डालिए जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड यील्ड, प्राइस अर्निंग, इसको डालने के बाद ये जो सिस्टम है सबसे पहले ऐसी कंपनियों को बाहर निकालेगा जो हाई वोलेटिलिटी, ह्यूज डेट बर्डन, इनसफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, यानी ऐसी कोई भी चीज जो नेगेटिव उस कंपनी को लेके आ रही है उनको वो बाहर कर देगा। उसके बाद उसके पास एक मैकेनिज्म रह जाएगा जिसमें कि वो ऐसी कंपनियों के बारे में बताएगा जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेकंड है स्टेप जो है वो फोरकास्टिंग का है। फोरकास्टिंग जो है वो एस्टिमेशन निकालेगा जैसे एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड रिटर्न, प्राइस, रिस्क पैरामीटर्स, इन फैक्टर्स के ऊपर वो फोरकास्ट करेगा। और स्टेप थ्री है पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ऑप्टिमाइज किया जाएगा और आपके सामने लाया जाएगा जहां पे हर एक स्टॉक के साथ एक वेटेज लिखा होगा और साथ में उसका रिस्क रिटर्न भी बताया गया होगा कि आपको रिस्क पता होगा किस लेवल के रिस्क पे आप कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। अब बेनिफिट्स क्या है क्वांट म्यूचुअल फंड्स के? तो बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पे ह्यूमन जजमेंट जो है जो कई बार इररेशनल हो जाती है, क्योंकि जो ह्यूमन जजमेंट है वो सेंटिमेंट्स के ऊपर लिया जाता है, सोच के ऊपर लिया जाता है। वहाँ पे जो क्वांट है उसको यहाँ पे ह्यूमन जजमेंट को नहीं देखेगा, जो ह्यूमन बायसनेस है उसको रिड्यूस करेगा, डिसीजन मेकिंग फास्टर होगा क्योंकि जो जो फंड है वो रिलाई करेगा क्वांट मॉडल के ऊपर, और मैनेजमेंट फीस जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी यहाँ पे कम रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कौन फंड के? तो सबसे पहले तो ये हिस्टोरिकल डेटा को यूज करते हुए ये प्रिडिक्ट करेगा। यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना करे। कुछ कौन फंड्स होते हैं जो कि रिगरस और कंटिन्यूअस बैक टेस्टिंग करना पड़ता है ताकि वो समझ सके कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। जो कई मॉडल ऐसे होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे पैंडेमिक हो गया, वॉर हो गया या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। इसको वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको वो नहीं समझ सकते हैं। उनके लिए पिछला 4 साल जैसा है अगला 4 साल वैसे ही सर्कमस्टांसेस पे चलता रहेगा। बहुत सारे assumptions लगाए जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं मॉडल बनाने के लिए। कुछ assumptions ट्रू होल्ड नहीं करते हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो है वो यूज की जाती है इसको बनाने के लिए, जो कि कई बार जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें नहीं चल पाती है। अब हम डिस्कस करेंगे श्रीराम और एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के द्वारा रिलीज किया गया एक एक म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे श्रीराम म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको डिटेल देखना है इन दोनों म्यूचुअल फंड का तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्क्रीन शेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप हमारे चैनल के पेज पे जा सकते हैं और श्रीराम का मल्टी सेक्टर एलोकेशन फंड और एसबीआई का क्वांट फंड दोनों के लिए डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसको जाके व्यू कर सकते हैं। अब एसबीआई का कौन फंड देखते हैं। तो एसबीआई का कौन फंड को रिलीज किया गया था 4 दिसंबर को। इसका क्लोज डेट 18 दिसंबर था। इसको एलोकेट किया जाएगा 31 दिसंबर को, यानी कि एनएफओ क्लोज हो चुका है। अगर आप अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो अब आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये एनएफओ ओपन होगा तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क इसमें बीएससी 200 टीआरआई है और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। जो ये एसबीआई क्वांट फंड है इसका जो अगर आप जो इन्वेस्टमेंट तरीका देखेंगे तो यहाँ पे मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि जैसा हमने कहा था कि क्वांट में आप पैरामीटर्स इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे ये पैरामीटर इनपुट कर रहे हैं मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, लो वोलेटिलिटी और साइज, यानी कि इनका जो क्वांट का जो एआई बनेगा, जो कि प्रोग्राम बनेगा, उसमें मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, लो वोलेटिलिटी और साइज यानी मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी कंपनियां इनके म्यूचुअल फंड्स में आएंगी। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने दो चीजें दिखाई हैं। पहला दिखाया है फैक्टर इन्वेस्टिंग और दूसरा दिखाया ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग।
फैक्टर इन्वेस्टिंग में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो सारा का सारा जो रूल बेस्ड होता है, जो कि एलिमिनेट करता है इमोशनल बायसनेस। और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग होता है उसमें जो जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो फंड मैनेजर के आउटलुक पे या फिर इंडेक्स के ऊपर किया जाता है। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होगा। यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सेक्टर के ऊपर, रीजन के ऊपर, थीम के ऊपर या फिर एसेट क्लासेस के ऊपर हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे पीरियोडिक रीबैलेंसिंग बेस्ड ऑन बिल्ट इन रिस्क ड्राइवर्स, यानी कि जो जो फंड मैनेजर है वो देखता रहेगा कि अच्छा जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस जगह पे रिस्क ज्यादा है तो वो वहां से रिस्क हटाता रहेगा। जबकि ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में जो फंड मैनेजर है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलेगा कि उसको उस जगह पे रिस्क लेना है या नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है वो डिपेंड करेगा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ड्रिवन बाय फैक्ट टारगेटेड फैक्टर टाइल्स। और यहाँ पे जो फोकस है वो सेक्टर, स्टॉक और सिलेक्शन ऑन मैनेजर, जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर। अब मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो क्यों? मोमेंटम, क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यू। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि नियर एंड लॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस 52 वीक्स। मोमेंटम मतलब आप समझते हैं, जो चीज ऊपर जा रहा है वो ऊपर जाता रहेगा, और जो चीज नीचे आ रहा है वो कुछ समय के लिए नीचे आता रहेगा। इसको मोमेंटम कहते हैं। उसके बाद आता है ग्रोथ, जहाँ पे कि ये अर्निंग ग्रोथ, अर्निंग रिवीजन, डाउनग्रेड्स एंड अपग्रेड्स को देखेगा। फिर आता है वैल्यू, जहाँ पे कि रेशियो लाइक टिल्टिंग, फॉरवर्ड वैल्यूएशन, डिविडेंड यील्ड, ईवी बाय सेल्स देखेगा। और अंत में आता है क्वालिटी। क्वालिटी जैसे रेशियो लाइक आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, लेवरेज करेगा और कंसिस्टेंट इन अर्निंग पे रहेगा। तो ये चार फैक्टर है जिसके ऊपर एसबीआई अपना मल्टी फैक्टर मॉडल क्रिएट करेगा और इसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। अब एसबीआई जो मल्टी फैक्टर मॉडल है, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने बताया था कि इसमें बीएससी 200 कंपनी आएगी बाय मार्केट कैप, यानी वो कंपनियां जो सबसे बढ़िया और अच्छी 200 कंपनियां होती हैं उनको यूज किया जाएगा। उसके बाद उनको रैंक किया जाएगा मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ पैटर्न के पैरामीटर्स के ऊपर, और फिर वहां पे उसको रैंक दिया जाएगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होगा कंपोजिट क्वांट रैंक के ऊपर विथ प्रिडिक्टिव रिस्क कंस्ट्रेंट, जैसे कि ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी, एक्टिव वेट। अब आप देखिए यहाँ पे क्वांट आना शुरू हो गया। सबसे पहले 200 कंपनियां उसके अंदर डाली गई सिस्टम के अंदर। 200 कंपनी का पूरा डेटा डाल दिया गया। उसने क्या किया, अपने आप रैंक किया उसको मोमेंटम पे, वैल्यू पे, क्वालिटी पे, ग्रोथ पे। और फिर वहां पे उस रैंकिंग को यूज करते हुए उसने एक प्रिडिक्टिव रिस्क एनालिसिस दिया, जिसमें कि ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी, एक्टिव वेट्स यूज किया गया। और उसके बाद फिर वो जो पोर्टफोलियो है वो बन के आया। अब देखते हैं श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड को। ये ओपन किया गया था एनएफओ 18th ऑफ नवंबर को, क्लोज डेट इसका 2nd ऑफ दिसंबर हुआ, अलॉटमेंट डेट इसकी 13th ऑफ दिसंबर हुई। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है, और ये निफ्टी 500 को यूज करते हुए चलेगा। अब देखिए, ये है श्रीराम मल्टी सेक्टर एलोकेशन फंड। ये भी क्वांट थ्योरी को ही यूज कर रहा है। कैसे? तो सबसे पहले जैसे वहां बीएससी 200 था, यहाँ पे एनएससी 500 हुआ। एनएससी 500 को उठा करके इंडेक्स क्रिएट किया गया सेक्टोरल के लिए। सेक्टोरल इंडेक्सेस बने। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस लगाया गया, जहां मल्टी फैक्टर मॉडल रन किया गया सेक्टोरल इंडेक्सेस पे। इसके बाद यहाँ पे सेक्टर की रैंकिंग हुई। सबसे पहले किस चीज की रैंकिंग हुई? सेक्टर्स की। टॉप 3 to 6 ट्रेंडिंग सेक्टर्स निकाले गए। रैंक सेक्टर्स में से फंडामेंटल इवेल्युएशन किया गया, और वहां से रिव्यू किया गया मैक्रो और सेक्टोरल सेक्टर फंडामेंटल्स। सेक्टर शॉर्टलिस्टिंग की गई, सेक्टर को फाइनलाइज किया गया, फाइनल वेट एक सेक्टर को डाला गया। यानी पहले जो है वो सेक्टर आइडेंटिफाई हुआ। पहले 3 to 6 ट्रेंडिंग सेक्टर्स बने। उसके बाद जो 3 to 6 ट्रेंडिंग सेक्टर्स थे उसमें से स्टॉक लिस्टिंग हुई। आइसोलेट किया, आइसोलेटेड सेक्टर्स में से 3 to 6 जो सेक्टर्स थे उसमें से स्टॉक की
शॉर्ट लिस्टिंग की गई। फिर उन स्टॉक्स के ऊपर क्वांटिटेटिव मॉडल लगाया गया ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन से वो कंपनियां हैं जिसके अंदर वो उसको डाला जा सकता है, जिसमें कि फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री करके कई सारे फैक्टर्स इसके अंदर डाले गए। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क वैल्यूएशन और टेक्निकल दिया गया। फिर जाके शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स बने और फाइनल वेटेज दिया गया। ये पूरा मेथड है जो कि श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड यूज करेगा। अब इस तरह का कुछ डेटा आपको देखने को मिलेगा जब आप सेक्टोरल फंड्स के, जब आप क्वांट का डेटा आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारे सेक्टर्स दिए हुए हैं, सेक्टर्स के साथ उनकी परफॉर्मेंस दी हुई है। ये डेटा फीड किया जाएगा उस सिस्टम के अंदर। उस सिस्टम के अंदर बताया जाएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज इस साल में कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ से वो निकाल के बताएगा कि अच्छा तो ये जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कितना कितना चल रहा है। उसमें से वो 3 टू 6 सेक्टर्स को बाहर निकालेगा और फिर उनकी कंपनियों को सेलेक्ट करेगा। अब देखिए ये डेटा दिखता है जब क्वांट का एनालिसिस चलता है तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिखाया जा रहा है। 2024, 23, 22 यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट ने थोड़ा सा अच्छा राइज किया हुआ है, जबकि वहीं पे अगर आप इसको नीचे जाके देखेंगे और यहाँ से अगर आप इसको नीचे ले जाएं और इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट में इसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं रही है, इसका रिटर्न अच्छा नहीं रहा है। यानी 2021, 22, 20 और 29 ये पूरा देखिए ये पूरा सेक्टर जो है इसके लिए अच्छा नहीं रहा, जबकि यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है फिर से यहाँ पे 2018 और 2017 के लिए अच्छी रही है। यानी कि आपका पैसा जो सिस्टम है वो क्या करेगा, 2018-19 में आपका पैसा जो है वो यहाँ लगा के रखेगा। फिर 2020-21 में जब उसको समझ आ जाएगा कि ये सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से पैसा निकालेगा और वापस इसमें ले आएगा। यानी पूरा का पूरा सेक्टर ही जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब एसबीआई मल्टी फैक्टर मॉडलिंग के जो है इसका बैक डेटा टेस्ट किया गया और देखा गया कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसको कंपेयर किया जा रहा है अपने बेंचमार्क को जिसको यूज करेगा, यानी बीएससी 200 से। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की परफॉर्मेंस दिखाई गई है। 22.3% एस बी आई क्वांट मॉडल दे रहा है और 14.9% बीएससी का परफॉर्मेंस है। 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स और जब से बीएससी फॉर्म हुआ तब से देखिए तकरीबन बीएससी से अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये है श्रीराम का परफॉर्मेंस, जहाँ पे इसको भी बैक डेटा में ले आकर टेस्ट किया गया और समझा गया। तो यहाँ पे देखिए अगर लंबे टाइम के लिए देखें, 1 ईयर के लिए देखें, तो श्रीराम का जो डेटा है वो तकरीबन बता रहा है कि श्रीराम म्यूचुअल फंड जो है वो अगर बैक में एग्जीक्यूट किया गया होता तो यहाँ पे तकरीबन 63% की परफॉर्मेंस दे सकता था। वहीं निफ्टी 500, अल्फा वर्सेस बेंचमार्क और निफ्टी 50 का डेटा दिखाया गया है। यानी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए दोनों को कंपेयर करें। देखिए सारा डेटा तो नहीं बताया गया। जैसे एसबीआई ने जब अपना लॉन्च किया तो उसने सिर्फ 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स बताया। श्रीराम ने जब लॉन्च किया तो अब उसने डिस्क्लोज किया 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स। तो जितना भी डेटा हमारे पास है उसको हम यहाँ रख के कंपेयर करते हैं। आपको क्या देखना है, आपको ये लाइन देखनी है और आपको ये लाइन देखनी है। बाकी जो है वो बेंचमार्किंग के लिए है, निफ्टी बीएससी 200, निफ्टी 500 या निफ्टी 50। तो यहाँ पे देखिए अगर एसबीआई ने जब अपना बैक डेटा टेस्ट किया था तो उसने बताया था 22.30% का रिटर्न होगा। वहीं श्रीराम जो है वो बता रहा है कि इनका जो रिटर्न है वो 32.60% का रहेगा। 5 ईयर्स का डेटा देखिए 22.20% का रिटर्न बता रहा है एसबीआई और वहीं पे श्रीराम देखिए 45.30 का रिटर्न बता रहा है। 10 ईयर्स में 18.90 का रिटर्न बता रहा है, वहीं श्रीराम 28% का रिटर्न बता रहा है। यानी कि यहाँ पे दोनों जो तीनों डेटा देखिए, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, तीनों डेटा में श्रीराम ने अपना जो रिटर्न बताया है बैक डेटा मॉडल को टेस्ट करके वो अच्छा बताया है और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है।